सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। इस पाठ के अंतर्गत हम एक समरी के रूप में इसको देखेंगे, एक सारांश के रूप में देखेंगे। आपके पाठ में जो भी मुख्य मुख्य बिंदु दे रखे हैं वो सारे बिंदु इस समरी में दिए गए हैं। तो आप सारांश के रूप में इस पाठ को पढ़कर आप अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। देखो, मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक कर्तव्य क्या है। हम इसको ऐसे समझे, जैसे कि मानो हमारे परिवार में हम रहते हैं, हमने जहाँ जन्म लिया है, ठीक है, वहाँ पर हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार वालों ने हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं जो कि हमारे विकास के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसी के कारण हमें, जब हमें वो अधिकार दे रखे हैं हमारे परिवार वालों ने, तो फिर हमारा भी कुछ उनके प्रति कर्तव्य बनता है। तो इसी चीज़ को अगर हम एक देश पर लागू करें तो हमारे संविधान ने हमें कुछ नियम दे रखे हैं, कुछ अधिकार दे रखे हैं कि चलो, आपको अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, आपको कहीं पर भी घूमने का अधिकार है, आपको अपने कहीं पर भी रहने का अधिकार है, आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है, आपके धर्म के अनुसार आपको, है ना, जो भी विचारों को मानना है, अपने धर्म के अनुसार आपको आचरण करने का अधिकार है, अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है। आप जैसा चाहे अपनी संस्कृति के अनुसार, आप धर्म के अनुसार पहनावा पहन सकते हो। ये अधिकार उन्होंने आपको दे रखे हैं। साथ में आपको जीवन जीने का अधिकार है, अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, छुआछूत ना हो, है ना, अगर छुआछूत कोई आपसे करता है तो इसका विरोध करने का आपको अधिकार है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, और शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी स्कूल में जाकर, किसी भी जाति धर्म का बच्चा है वो किसी भी स्कूल में जाके अपना एडमिशन ले सकता है, वहाँ पर वो पढ़ाई कर सकता है। तो ये अधिकार जब सरकार ने हमें दे रखे हैं, हमारे संविधान ने हमें दे रखे हैं, क्यों दे रखे हैं? ताकि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, एक व्यक्ति का पूर्ण विकास और वो आगे बढ़े और अपने देश के विकास में, अपने परिवार के विकास में, अपने खुद के विकास में, अपने व्यक्तित्व के विकास में योगदान दे सकें। तो ये अधिकार हमें हमारे संविधान ने दे रखे। तो फिर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति, हमारे देश की विरासत के प्रति, हमारे देश की संस्कृति के प्रति। जिस तरह से, जैसे कि हमें हमारे देश की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये हमारे अधिकार है। ठीक, ये हमारे कर्तव्य है, ठीक है। हमारे कर्तव्य ये है कि साथ में हमारे देश की सुरक्षा का हमारा कर्तव्य है, देश में एकता बनाए रखने का हमारा कर्तव्य है कि हम देश के अंदर एकता बनाए रखें, है ना। जब भी कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो सभी मिलकर हमारे देश की सहायता करें, है ना। साथ में जो भी हमारे देश के जो वीर पुरुष हैं उनके प्रति हम सम्मान रखें, है ना। हमारे देश की जो भी सांस्कृतिक विरासत है ना, जैसे कि किले है, महल है, कोई सार्वजनिक पार्क है, उसकी हम सुरक्षा करें, उसको हम खराब ना करें, ठीक है। तो ये सारे हमारे कर्तव्य बनते हैं। तो जिस तरह से हमारे घर में हमें कुछ अधिकार दिए हुए होते हैं तो हमारे घर के प्रति हमारे कई कर्तव्य बनते हैं। तो उसी तरह हमारे देश में अगर हमें कुछ अधिकार दे रखे हैं तो उस देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, जो कि हमारे जो है संविधान में लिखे हुए हैं, कुछ अनुच्छेद में लिखे हुए हैं। तो इसके बारे में ही हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार, देखो, मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें सारे मौलिक अधिकार लिखे हुए, जो 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें एक नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते हमें मिले हुए हैं, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा करेंगे। फिर है मौलिक कर्तव्य, जो कि भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, भाग 4 का खंड क है, उसके अंदर दे रखा है। तो जो मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य है, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो हमें 6 दे रखे हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो उस विस्तार से हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो भी मोस्ट फैक्ट है, मुख्य मुख्य बिंदु है, वो सारे ही इसी सारांश के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब पढ़ते इस पाठ को। मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य का अर्थ। देखो, यह अधिकार और कर्तव्य का अर्थ विस्तार से बताया गया है। अधिकार तथा कर्तव्य का अर्थ, अधिकतर लोगों के बीच पारस्परिक संबंध एवं क्रिया के नियम है। देखो, अधिकतर लोगों के बीच में क्या है, अधिकार क्या है, सॉरी, अधिकार लोगों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, हमारे आपस में जो संबंध होते हैं, जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, वही है क्या, अधिकार है। यही एक नियम है कि हम जब लोगों से आपस में जो बातचीत करते हैं, अपना संबंध बना के रखते हैं, आपस में प्रेम भावना से रखते हैं, तो हमारे कुछ नियम होते हैं, उस नियमों के अंतर्गत हम उसमें रहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे संविधान ने हमें जीने का अधिकार दे रखा है तो हमारा इसका अर्थ ये है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की जान नहीं ले सकते, ये अधिकार हमारा नहीं है। अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार है
जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। देखो अधिकार क्या है, अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित, अपेक्षित यानी आशा रखने वाले कुछ ऐसे अधिकार है कि हमें आशा रखना है, हमें उम्मीद है कि हमें ऐसे अधिकार मिले, है ना, हमें इससे स्वतंत्रताएं मिले जिससे हम हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सके तथा राज्य या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। साथ में वो क्या हो, राज्य और सरकार द्वारा क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, और क्या हो, व्यक्तित्व का विकास उसके अंतर्गत हो। अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। देखो अधिकार तो मिल गए, लेकिन उसका अपने कुछ व्यक्तित्व के कर्तव्य भी है, तो व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन भी करे, अधिकार को भी वो भोगे और साथ में अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। कर्तव्य किसी व्यक्ति के कुछ किए जाने की अपेक्षा करते हैं। देखो अधिकार तो क्या है, हम किसी से जो अपेक्षा रखते हैं कोई व्यक्ति कि हमें ये अधिकार दिया जाए ताकि हम अपना विकास कर पाए, ठीक है। तो कर्तव्य क्या है, कर्तव्य वे है कि किसी व्यक्ति से कुछ किए जाने की आशा रखें कि हाँ आपको ये करके करना है, आपको अपने देश की रक्षा करनी है, आपको अपनी संस्कृति जो अपनी विरासत है उसकी सुरक्षा करनी है, तो ये कर्तव्य इसके अंतर्गत आ गए। अर्थात अपने बच्चों का ठीक से ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वे छात्रों की शिक्षित करें। अतः अधिकार तथा कर्तव्य जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, यानी अगर आपको अधिकार दे रखा है तो आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। जीवन को आसान बनाए रखने के लिए अधिकार एवं कर्तव्य दोनों का पालन आवश्यक है। अधिकार वह है जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किए जाने की आशा रखते हैं। देखो अधिकार क्या है, वह है जो हम अपने लिए दूसरों द्वारा किए जाने की आशा करते हैं, है ना, जबकि कर्तव्य वे कार्य है जो हम दूसरों के प्रति करते हैं। कर्तव्य क्या हम दूसरों के प्रति करेंगे, जैसे कि मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, आपके माता पिता का ये आपका ये अधिकार है, आप अपने माता पिता से अपनी ज़रूरतों की पूरी करवा सकते हो, ठीक है, अपने माता पिता की संपत्ति पर आपका अधिकार है, ठीक है, तो ये अधिकार के अंतर्गत आ गया। लेकिन तो फिर आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपका यह कर्तव्य बनता है इसी तरह कि आपका ये कर्तव्य कि आपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, है ना, तो ये आपकी एक तरह छोटी चीज़ देखा जाए तो ये कर्तव्य के रूप में आ गया। तो आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं तो आपको कुछ कर्तव्य भी है। इसी तरह माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी जीवन शैली दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, ठीक है, और शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों को अच्छी शिक्षा दे। तो स्टूडेंट का भी क्या कर्तव्य बना, स्टूडेंट का भी कर्तव्य बनता है कि अपने गुरुजनों की बात माने और साथ में उनका सम्मान करे। तो इस तरह से अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही पहिए के दो पहलू हैं। यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका दुरुपयोग नहीं करें तथा दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुंचाए। अगर हमें स्वतंत्रता का अधिकार हमारे सरकार ने दे रखा है, हमारे संविधान ने दे रखा है, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करें तथा दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचाएँ। देखो मौलिक अधिकार, अब मौलिक अधिकारों के बारे में हम जानेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए तथा विकास के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। अब कोई भी व्यक्ति का जीवन जीने के लिए, उसके आगे प्रगति करने के लिए, विकास करने के लिए क्या जरूरी है, अधिकारों का होना आवश्यक है। अधिकारों का राज्य द्वारा मान्यता दी गई, इन अधिकारों को राज्य द्वारा क्या दी गई है, मान्यता दी गई है तथा संविधान में स्थान दिया गया है। ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये संविधान में उल्लेखित है, यानी संविधान में लिखित रूप में इनको लिखा गया है, जिनकी संविधान आश्वासन देता है और दूसरा ये न्याय योग्य है। देखो संविधान ये आश्वासन देता है कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसको आप अच्छे से पालन करो, ठीक है, आपको जो अधिकार है वो आपको मिले हुए है। शिक्षा का अधिकार है तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, इसमें आपको कोई रोका टोकी नहीं होगी, ठीक है, और साथ में दूसरा ये न्याय योग्य भी है ना। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है ना, आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय में अपने जो है न्याय प्राप्त कर सकते हो। मान लो आपको शिक्षा का अधिकार है लेकिन किसी स्कूल वाले आपको है ना एडमिशन नहीं लेते हैं, या फिर आपको जो है ना आपको शिक्षा नहीं, यानी इस माहौल में ये जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ आपको ये अधिकार नहीं दे रखा, आपसे भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत किया जा रहा है, ठीक है, तो आप न्यायालय में जाके इसकी अनुशंसा कर सकते हो, अपने न्याय ले सकते हो। अर्थात न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है, यानी न्यायालय द्वारा ये अधिकार बाध्यकारी है कि ये अधिकार व्यक्ति को दे रखे हैं तो ये अधिकार अधिकारों को उनको भोगने का अधिकार है। इन अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति इनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। तो अधिकारों की अगर हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है। भारतीय संविधान के खंड 3 में ऐसे अधिकारों का प्रावधान है। संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो देखा तो कहाँ पर है, भारतीय संविधान के कौन से खंड में लिखा हुआ, तो आपको ध्यान रखना है खंड 3 में। और भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार भी प्रदान करती है। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहले समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिए गए हैं। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर जो है 22 तक दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी आप
को अधिकार है, उसका विरोध करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मान सकते हो, ठीक है, उसका आपको अधिकार है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, आप अपनी संस्कृति को मान सकते हो, अपने रीति रिवाज को मान सकते हो, साथ में आपको शिक्षा का संबंधी अधिकार भी इसमें दे रखा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप है ना उसको न्यायालय में जाकर उस अपने अधिकार के प्रति न्याय मांग सकते हो। अब इसके विस्तार से पढ़ेंगे एक एक के बारे में कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जब हमारा संविधान बना उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में जो अनुच्छेद जो है संपत्ति का अधिकार है वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो स्वतः अधिकार था हमारा उसको हटा दिया गया, यानी अब संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, संपत्ति पर एक सरकार का अधिकार रहेगा। तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। अब इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। पहला है समानता का अधिकार, कि समानता का अधिकार के तहत क्या क्या जो बिंदु आते हैं। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है, जहां पर कानून के समक्ष सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। समानता के अधिकार के अंदर क्या आया कि कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में सभी लोगों को कानून का समक्ष संरक्षण तथा कानून के समक्ष समानता उपलब्ध करने के लिए प्रावधान 5 अनुच्छेद 14 से 18 प्रदान किया गया है। देखो, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हो गए, समान हो गए। कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई ऊंची जाति का नहीं होगा, कोई नीची जाति का नहीं होगा। तो कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या हो गए, समान हो गए, और सभी को कानून का समान संरक्षण यानी समान सुरक्षा उनको मिलेगी। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, है ना, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को कानून के सामने समान, उसके कानून की समान सुरक्षा करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, साथ में कानून के सामने वो समान रहेंगे। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया, ये अनुच्छेद 14 से 18 में ये बताया गया है। साथ ही धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव पर रोक लगाता है। अब कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि देश के कानून द्वारा सभी को समान संरक्षण मिलेगा, संरक्षण यानी सुरक्षा मिलेगी। यदि 2 व्यक्ति एक समान अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दंड दिया जाएगा। अगला है धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये वो ना, जैसे ये इस धर्म का है या इस मूल जाति का है, ठीक है, ये इस वंश का है या फिर ये इस जगह जन्मा हुआ है, तो इस तरह के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक समानता के लिए आवश्यक भी है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता है। जो भी रोजगार के अवसर है, ठीक है, उनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार है, बस उनकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, योग्य व्यक्ति है वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नौकरी का अंदर वो जा सकता है, उनको समान अवसर दिए जाते हैं। सभी नागरिक रोजगार के प्रति आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के कर्मचारी बन सकते हैं। वरीयता तथा योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध होंगे। SC, ST, OBC के नागरिकों के लिए रोजगार के आरक्षण का विशेष प्रावधान है। अब जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, जो SC, ST, OBC के अंतर्गत आते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार भी उनमें दे रखा है ना, विशेष प्रावधान किए गए ताकि उनका विकास हो पाए। छुआछूत का उन्मूलन, अब देखो छुआछूत का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी से भी छुआछूत नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी नीची जाति का हो या ऊंची जाति का, उनको छुआछूत का अधिकार नहीं है। अगर वो करता है तो दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार के छुआछूत को कानून के अंतर्गत दंडनीय बताया गया है। उपाधियों का उन्मूलन, जो भी उपाधियां मिलती है उसका उन्मूलन। ब्रिटिश शासन काल के प्रति निष्ठावान, उस समय क्या था, जब हमारा देश गुलाम था ना, 1947 से पहले, तो उस समय ब्रिटिश शासन क्या करता था, जो भी ब्रिटिश शासन के प्रति, अंग्रेजों के प्रति जो वफादार लोग थे, ठीक है ना, तो उनको वो क्या करते थे, उनको कुछ उपाधियां देते थे, ठीक है, जिसको सर नाइट या राय बहादुर जैसी सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया, तो उनको वो उपाधि देते थे। लेकिन जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि ये सामाजिक असमानता को बढ़ाता है। यानी कि जो ब्रिटिश शासन के प्रति जो निष्ठावान थे, ठीक है, उनके प्रति ईमानदार थे, उनको तो अच्छी उनको उपाधियां दी जाती थी। तो इस तरह से फिर समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती थी। लेकिन अब इन उपाधियों को हटा दिया गया, जैसे कि नाइटहुड या राय बहादुर जैसी उपाधियां उस समय चलती थी। अब राष्ट्र की उत्तम सेवा करने वालों को ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा नागरिक पुरस्कार, अब देखो उपाधियां, पुरस्कार दिया जाता है, पद दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है ना, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, जो हमारे देश के लिए अच्छी सेवा करते हैं, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि प्रदान किए जाते हैं। शैक्षिक तथा
शैक्षिक तथा सैन्य पुरस्कार व्यक्ति के नाम के आगे लगाए जा सकते हैं। तो जो भी शैक्षिक उपाधि उनको दी गई, कोई सैन्य उपाधि दी गई, जैसे कि परमवीर चक्र जो है किसी सैनिक का नाम रख दिया, जो उसको परमवीर चक्र मिला है तो वो परमवीर चक्र से उसको संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये उनको ये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। उपाधियों का अंत कर दिया गया, ये अनुच्छेद 18 में लिखा गया है उपाधियों का अंत। और छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में लिखा गया है, यानी 14 से 18 तक जो है वो हमारे समानता का अधिकार दे रखा है, तो उसके अंतर्गत ये है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दे रखा कि हमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, 19-22 से 20, ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। तो पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेखित है। इन अधिकारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है संविधान के अनुच्छेद 19 में। अब संविधान के अनुच्छेद जो 19 है, यानी 19 से 22 में 4 अनुच्छेद हो गए, तो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है, यानी भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई, 6। जैसे कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकता है। शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कोई भी सभा सम्मेलन कर सकता है। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अपना कोई संघ बना सकता है, अपना कोई संगठन वो बना सकता है, इसकी उनको स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी भारत के अंदर किसी भी राज्य में वो बेझिझक भ्रमण कर सकता है, घूमने जा सकता है। राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब तो जम्मू कश्मीर में भी जो भी अनुच्छेद 370 हटाया गया, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया कि आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर आप जगह ले सकते हो और वहाँ पर रह सकते हो। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में वो निवास कर सकता है, वहाँ बस सकता है। जैसे कि राजस्थान का व्यक्ति है, वो गुजरात जाकर अपना मकान ले सकता है, वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार व कारोबार करने की स्वतंत्रता, आप जो है व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी तरह का कारोबार वो कर सकता है। बस वो ये है कि वो कानून के नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। अगला है संविधान के अनुच्छेद 20 में। अब अभी स्वतंत्रता का अधिकार ही चल रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद 20, 19 की बात हमने पढ़ी कि हमें 6 स्वतंत्रता दे रखी है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष साबित होने के संबंध में संरक्षण दिया गया है। देखो, अगर किसी अपराधी का दोष साबित हो गया तो उसके प्रति उसको कुछ संरक्षण सुरक्षा दी गई है। कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया हो देखो, कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसमें कोई ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया। यानी तब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं कहलाएगा जब तक उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो, उस समय ऐसा कार्य नहीं किया हो जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, वह उससे अधिक शास्ति का भाग नहीं होगा। तो इस तरह की कोई वो अपराध का भाग नहीं होगा अगर वो उस समय उसने अपराधी कार्य नहीं किया, लेकिन आपको जबरदस्ती उसको दोष सिद्ध नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया तो एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार उसको जो है दंड नहीं दिया जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो है उस अपराधी को खुद ही कह देते कि हाँ तुम इस अपराध को स्वीकार कर लो, ठीक है, तुमने ये किया है, इसको तुम स्वीकार करो। तो ऐसा किसी को भी पाबंद नहीं किया जाएगा कि है ना, उसको अपने ही अपराध के विरुद्ध उसको साक्षी नहीं बनाया जाएगा, और इस तरह से वो उसको बाध्य भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमें अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और देही स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। तो संविधान का अनुच्छेद 21 क्या बताता है कि आपको प्राण, अपने जीवन का और अपने देह की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण बताया गया है। तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी हो सकती है। अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति है कि हाँ लगता है कि अपराध कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके तहत किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराए बिना जेल में बंद नहीं रखा जाएगा। और साथ में देखो, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और उसको बिना कारण बताए उसको जेल में बंद नहीं रखा जाएगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये कुछ जो है संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि जब जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपने छोटे बच्चों को चाय की दुकान पर काम करते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो है चाय की दुकान पर, जो है होटलों में है, ठेलों पर, इन पर काम करते हैं।
या गरीब और निरक्षर व्यक्तियों को अमीर लोगों के घरों में जबरदस्ती काम करते हुए देखा होगा। पारंपरिक रूप से भारतीय समाज श्रेणियों में विभाजित रहा है, यानी पारंपरिक रूप से हमारा भारतीय समाज अब कई श्रेणियों में विभक्त रहा है, कई जातियों में विभक्त रहा है जो शोषण को कई रूपों में प्रोत्साहित करता रहा है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24 में 23 तथा अनुच्छेद 24 में शोषण के को रोकने हेतु अधिकार प्रदान किए गए हैं। मानव के दुरुपयोग तथा बाल श्रम का प्रतिषेध। देखो, मानव का दुरुपयोग तथा बलाश्रम, बलात् यानी जबरदस्ती उसको श्रम नहीं कर सकते। मानव का मानव का दुरुपयोग यानी मानव को बेचा नहीं जा सकता, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बलात् यानी जबरदस्ती उससे श्रम नहीं करवाया जा सकता, इस पर रोक लगाया गया। प्रतिषेध यानी इस पर रोक लगाई गई है इस जो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के दैहिक व्यापार को रोकने के लिए तथा भारतीय समाज में गरीब तथा दलित वर्गों के व्यक्ति तथा जमींदारों तथा अन्य बलशाली लोगों के लिए मुफ्त में काम करते थे, जिसे बेगार तथा बालाश्रम कहते थे। देखो, पहले क्या होता था कि मानव का जो दैहिक व्यापार होता था, मानव को बेचा जाता था, ठीक है। साथ में जो भारतीय समाज में के जो गरीब और दलित वर्ग है उनको जबरदस्ती जमींदारों द्वारा, जो बलशाली लोग हैं उनके द्वारा मुफ्त में काम करवाया जाता था, उनसे बेगार ली जाती थी। उन्हें रोकने हेतु इसे अधिकार दिया गया था। उसको रोकने हेतु अनुच्छेद 23 के अंदर ये अधिकार दिया गया है कि आप मानव का दुर्व्यापार यानी मानव का व्यापार नहीं करोगे, साथ में है ना जबरन उसको श्रम नहीं करवाओगे। अनुच्छेद 24 ये बताता है कि कारखानों तथा या अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगे बच्चों से रोजगार पर प्रतिबंध, यानी कारखानों में अन्य जोखिम भरे जो भी कार्य है उसमें छोटे बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अगला है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अधिकार क्या दे रखा है हमें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म में विश्वास करने की, किसी भी धर्म की जो पूजा पाठ को मानने का आपको अधिकार दे रखा, स्वतंत्रता आपको दे रखी है। सभी नागरिकों के लिए अपने धर्म, विश्वास तथा उपासना को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके लिए संविधान में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उपलब्ध है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता किस में उपलब्ध है? संविधान के 25 से 28 जो अनुच्छेद है उसमें उपलब्ध किया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है? देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आपको अंतःकरण यानी आपको अपने मन से कोई भी धर्म को मानने की, है ना, और धर्म के स्वीकार करने की, ठीक है, और धर्म के आबाद रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको इस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखी है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये आपको इसमें अनुच्छेद में बताया गया है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये स्वतंत्रता है, ये आज़ादी आपको दे रखी है। अगले अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। लोग अपनी संस्कृति तथा भाषा पर गर्व महसूस करते हैं, इसीलिए एक विशेष अधिकार दिया गया है जिसमें संस्कृति तथा शिक्षा अधिकारों के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 29 से 30 इस संबंध में प्रावधान किए गए। तो अनुच्छेद 29-30 में जो है शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार बताए गए हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। देखो, पहला क्या बताया गया? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे कि हमारा देश हिंदू देश है, लेकिन उसमें जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, ये अल्पसंख्यक में आता है, यानी ये इनकी संख्या हिंदुओं से कम है। तो इनके संरक्षण के लिए, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए, है ना, और ये भी अपने विकास कर पाए, इसके लिए कुछ संरक्षण दिया गया है। जैसे कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। देखो, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे कि मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है आदि, अपने शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो छठा अधिकार है, यानी हमें 6 अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। उसके अंदर ये आता है, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी उपचार प्रदान किए। हमारे जो भी मूल अधिकार है उसका संरक्षण कौन करता है? छठा अधिकार करता है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर हमारे जितने मूल अधिकार ये मैंने पहले पढ़े, ठीक है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक और संस्कृति स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इनके अगर कहीं पर भी आपको इन अधिकारों का हनन होता है तो आप इस छठे अधिकार के तहत आप कानून में उसका उपचार करवा सकते हैं। मतलब कि कानून के सामने आप उसमें न्याय मांग सकते हैं। यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय द्वारा न्याय की मांग कर सकते हैं। हम सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं, जो इन मूल अधिकारों के लिए निर्देश, आदेश तथा रिट जारी करता है। अगला है शिक्षा का अधिकार। देखो, शिक्षा का अधिकार
ठीक है। शिक्षा का अधिकार वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21 के रूप में जोड़ा गया। ये 21 के रूप में जोड़ा गया है। किसको? शिक्षा के अधिकार हो आरटी के तहत 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक बालिका है उनको विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों और उनके माता पिता मूल अधिकारों के रूप में अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का दावा कर सकते हैं। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। अगला है मानवाधिकार के रूप में मूल अधिकार। सभी मानव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा गया है, ये कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अंगीकृत किया गया। तो ये कब किया गया मानव अधिकार को अंगीकृत? संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1948 में। कुछ मानवाधिकार है जैसे कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव से मुक्ति, शादी एवं परिवार बनाने का अधिकार, विचारों, शांतिपूर्ण सम्मेलन, आबाद भ्रमण, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार आदि। मानवाधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों व कुछ नीति निर्देशक तत्व अध्यायों में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए उन्हें प्रत्याभूत कर सके। मानव अधिकार सार्वभौमिक, मूलभूत और पूर्ण। मानव अधिकार सभी जगह लागू है। ठीक है। सार्वभौमिक इसीलिए क्योंकि ये स्वतंत्र सभी मानव से संबंधित, यानी सर्वत्र, यानी हमारे देश में जो भी मानव है साथ में हमारे जो भी इंसान है उनके सभी पर ये अधिकार लागू होते हैं। मूलतः इसीलिए क्योंकि ये अपरिहार्य है। पूर्ण इसीलिए क्योंकि वे वास्तव में जीने के आधार है। अब हम देखेंगे मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद भारतीय जो अनुच्छेद जो है चौथे में, यानी कि खंड 4 में दे रखा है। ठीक है। खंड 4 का में इसको बताया गया है। मूल कर्तव्य यानी अभी हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा कि हमारे संविधान में हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो जो भी हमारे संविधान में लिखा होगा कि एक नागरिक होने के नाते आप भारतीय नागरिक हो, इस नाते आपको कुछ कर्तव्य आपके बनते हैं जो आपके अपने देश के प्रति बनते हैं। प्रत्येक अधिकार के एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है। अगर आपको अधिकार दिया है तो उसके एवज में नागरिकों से समाज भी कुछ आशा करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से मूल कर्तव्य कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। जब हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान सभा के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के साथ एक नया कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो हमने पढ़ा था आरटी। ठीक है। जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये 51 जो है अनुच्छेद, इसमें भाग 4 के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत इनको भी जोड़ा गया। तो इस तरह से 11 मूल कर्तव्य हो गए। पहले 10 थे, अब 11 हो गए। तो अब 11 कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन होने पर अर्थात मौलिक कर्तव्यों के ठीक से पालन नहीं किए जाने पर नागरिकों को दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का ढंग से पालन नहीं करता है तो उस नागरिक को दंडित नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों के प्रति अगर आपका हनन होता है, आपके जो 6 मौलिक अधिकार है उसका आपका हनन होता है, तो आप न्यायालय में जाके न्याय मांग सकते हो। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्यों का ठीक से पालन वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर किसी के माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षित कर, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर न्यायालय में जाकर उस पर दावा नहीं किया जा सकता, भाई तू जो है वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा, तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो देखो, अब मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। अब मूल कर्तव्य क्या रहे? इस प्रकार है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। जो संविधान में जो भी नियम लिखे गए उनका वो पालन करें, साथ में उनके आदर्शों का पालन करें, और साथ में संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो हमारा कर्तव्य बनता है, नागरिकों के कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करें। अगर कभी उनको आह्वान किया जाए, कभी देश की सुरक्षा के लिए लोगों को बुलाया जाए, तो उसके राष्ट्र की रक्षा के लिए सेवा करें। भारत के लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध
हो, हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व रखे और उनका संरक्षण करें। तो हमारी जो भी मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति ऐसी है क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और सबकी अलग अपनी अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन का तरीका अलग है, ढंग अलग है, ठीक है। उन जो मिश्रित संस्कृति है वो एक गौरवशाली है, उनके लिए गौरव की बात है, तो हमारे देश के लिए भी गौरव की बात है। तो उनका वो रखरखाव करें, उनका संरक्षण करें, उनको महत्व प्रदान करें। प्राकृतिक प्राचीन पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव संरक्षण की रक्षा करें। तो जो प्राकृतिक प्राचीन पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है जिसके अंदर हमारे जो वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव जंतु है, उनकी रक्षा करें, ठीक है। ये भी हमारे नागरिकों के कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहे। तो ये भी नागरिकों की कर्तव्य दिए गए हैं कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और जो भी हिंसा है उससे दूर रहे। 10वां है कि व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है, जो भी माता पिता है, अभिभावक है, उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने बालक या प्रतिपालक के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जो भी उनके बालक है या जिनको भी पालन पोषण कर रहे हैं, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के हैं, उनको वो शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नवीनतम कर्तव्य 2009 शिक्षा का अधिकार के साथ जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी? देखो ये मौलिक कर्तव्य कैसे? पहली बात तो ये न्यायालय में विवाद के योग्य नहीं है, आप न्यायालय में जाकर इसके अनुशंसा नहीं कर सकते। मौलिक कर्तव्य प्रकृति से आचार संहिता की कानूनी अनुशंसा नहीं है, अतः सरकार संविधान नागरिकों से इन्हें पालन करने की सिर्फ आशा करता है, कोई दबाव नहीं। यह मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो मौलिक कर्तव्य जो भी हैं वो हमारे संविधान में लिखे हुए 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो सरकार ये चाहती है, संविधान ये चाहती है कि नागरिक अपनी इच्छा से इन कर्तव्यों का, इन 11 कर्तव्यों का पालन करें। उन पे कोई दबाव नहीं दिया गया है। ये मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये मानव के स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो उसका पालन करता है या नहीं। मान लो कोई भी सार्वजनिक स्थल, मान लो पार्क है, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम पार्क में जाए, उसकी सुरक्षा करें। हम घूमने जा रहे हैं या उसके जो पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियाँ है, उसको हम नुकसान ना पहुँचाओ। अगर कोई पहुँचा भी देता है, उसकी फूल को तोड़ भी देता है, तो अब वो उस पर जाके न्यायालय में जाके उस पर कोई जो है आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते, ठीक है। ये मानव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति इस कर्तव्य को मानता है, कोई नहीं मानता। लेकिन हमें देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हम नागरिक, भारत के नागरिक है, अगर हमें इतने अधिकार दिए गए हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन करें, हमारे ये मूल कर्तव्यों का हम क्या करें, पालन करें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट है। अब ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, जैसे कि पहला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के मूल संविधान में कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? जब भारत का मूल संविधान था तो उसमें कितने अधिकार थे? 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में उसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब 6 है। तीसरा है 1978 में कौन सा मूल अधिकार हटाया गया? तो 1978 में मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। शिक्षा का अधिकार नवीनतम कब लागू किया गया? तो ये 2009 में लागू किया गया। जो शिक्षा का अधिकार है अधिनियम, वो 2002 में लागू किया गया। तो 2009 में इसको लागू किया गया है, ठीक है। इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? मानव अधिकार किसे कहते हैं? नवीनतम मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है? तो ये इस तरह जो 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक सभी बालक बालिकाओं को माता पिता का कर्तव्य है कि वो उसको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इस तरह से आप इसे छोटे छोटे उत्तरों के आंसर लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने के लिए तो बार बार आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप उसको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।